हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि CC4 से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्र संघ का उदय। आज हम यह जानेंगे कि हमें राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा प्रथम विश्व युद्ध के समय कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच चला और इस युद्ध में कई देशों ने भाग लिया, और हम जब इसका निष्कर्ष देखते हैं तब हम यह पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत काफी जन धन की हानि हुई और विश्व को ऐसे पुनः ऐसी बड़ी युद्ध में झोंका ना जाए, इसके लिए हम एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो कि इन कार्यों पर कार्य करे और ऐसे युद्ध को जहां तक हो सके रोकने की प्रयास में काम करे। राष्ट्र संघ, ऐसे ही सिचुएशन में राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ था वह 10 जनवरी 1920 में हुआ। राष्ट्र संघ का निर्माण ही युद्ध को रोकना, निरस्त्रीकरण को रोकना, सैनिकों पर पाबंदी लगाना, श्रम कानून बनाना, इन सब कार्यों के लिए किया गया था और राष्ट्र संघ बखूबी इन सब कार्यों को कर रहा था। राष्ट्र संघ जो था, प्रथम विश्व युद्ध की जो इतनी क्षति हुई उसके पश्चात इनमें शामिल प्रमुख राष्ट्रों ने यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि आगे भविष्य में होने वाले किसी भी इस तरह के युद्ध से लोगों को बचाया जा सके। और इसमें 1915 ईस्वी तक इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि जैसे कई देश इस प्रस्ताव के पक्ष में आ चुके थे, जो कि यह चाह रहे थे कि युद्ध को किसी न किसी तरह से रोका जाए और भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो। राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य श्रेय है वह जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को, जिन्होंने 1918 ईस्वी में विश्व में शांति कायम करने के प्रश्न पर अपने सुप्रसिद्ध 14 सूत्री मांगों का प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा, जिस प्रस्ताव में राष्ट्र संघ भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान की और लोगों ने मिलकर 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ के रूप में पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जो कि यह निश्चित करता कि विश्व के अन्य देशों के जो आपसी मतभेद हैं उन्हें किस तरह से उनका जो समाधान है किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान निकाला जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हीं के 14 सूत्री जो मांग थे उन्हीं मांगों के अंतर्गत राष्ट्र संघ भी एक मांग था। इस पर और विश्व के अनेक प्रतिनिधियों ने भी अपनी सहमति जताई और फिर विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हर राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे और हर देश के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होते थे।
इसके अलावा राष्ट्र संघ जो थी एक ऐसी संस्था थी जो कि दो देशों के आपसी मनमुटाव मतभेद को अगर सुलझाना है तो उसके निर्णय इस राष्ट्र संघ की बैठक में लिया जाता था और यह सुनिश्चित किया जाता था कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान हम निकालें। जो राष्ट्र संघ था उसके अंतर्गत कई ऐसे निर्णय लिए गए जिससे पूरी दुनिया को फायदा हुआ। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि सभी राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग एवं प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था कायम करना अति आवश्यक है। इसके अलावा संसार के जो विभिन्न राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को में आपसी जो झगड़े थे पारस्परिक तरीके से उसे समाधान उनका निकालना और शांति स्थापित करना। विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो सशस्त्रीकरण हथियारबंदी की होड़ लगी हुई थी उसको अंत करना और युद्ध को रोकने के लिए युद्ध के कारणों को दूर करना। आखिर युद्ध हुआ तो किसी न किसी कारण से हुआ, तो उन कारणों को ढूंढना और उन कारणों का स्पष्टीकरण करना, ये सब राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी शांति समझौतों संधियों द्वारा निर्धारित राष्ट्रों द्वारा विभिन्न कर्तव्यों का पालन करवाना भी राष्ट्र संघ के दायित्व के अंतर्गत आता है। महामारियों को रोकना, स्वास्थ्य की दशा में सुधार करना, दास प्रथा को समाप्त करना, बच्चों एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय को रोकना, ये सभी राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखेंगे महामारी जैसे कि अभी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो इतनी जान माल का नुकसान हो रहा है, तो इससे भी महामारी फैलने का खतरा बढ़ रहा था। जो मजदूरों की स्थिति इस समय तक दयनीय थी, इसके पहले मजदूरों का कोई मोल नहीं था, मजदूरों की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। उनके सुधार के बारे में भी यह संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके पहले स्त्रियों एवं मजदूरों को क्रय विक्रय बखूबी किया जा रहा था, इस पर भी कुछ न कुछ संशोधन किया गया और इसके रोकथाम के लिए कार्य की गई। अब जो था विभिन्न देशों में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनकी रक्षा के लिए भी एक कानून बनाया गया जो कि ये राष्ट्र संघ के अधीन ही होते हैं। राष्ट्र संघ ही यह तय करते हैं कि उनको कितनी सुविधा दी जाए या उनके सुविधा पर कोई विशेष कटाक्ष ना हो, उनकी सुविधा को विशेष ध्यान रखते हुए उसे जीवन निर्वहन की सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था राष्ट्र संघ के द्वारा की जाने का प्रस्ताव भी इसमें पारित हुआ। अब हम यह देखेंगे कि राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। तो जो राष्ट्र संघ के अंग थे उसमें सर्वप्रथम असेंबली जिसे सभा कहते थे, काउंसिल जिसे परिषद कहते थे, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 5 महत्वपूर्ण अंग थे जो कि राष्ट्र संघ के अंतर्गत आते थे। और इन सभी अंगों का यह कार्य था कि ये विश्व में हर तरह जो भी संस्था जिस संस्था के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उसका निष्पादन करना था। तो वो 5 अंग थे। पहला जो है वो है असेंबली जिसे हम सभा के नाम से जानते हैं। दूसरा काउंसिल जिसे हम परिषद के नाम से जानते हैं। तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 5वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि वो उसकी अहम भूमिका हो जाती है जो दो राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों को
उसके कारणों को, युद्ध को रोकने के क्या परिणाम हो सकते हैं, युद्ध को रोकने के क्या क्या दिशाएं हमें मिल सकती हैं कि किस कारणों को दूर किया जाए कि ये ये सब का निपटारा हम देखते हैं कि ये संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें हम तय करते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य ही था इन पर पाबंदी लगाना, और जो श्रम संगठन की स्थापना हुई वह भी इसी के अंतर्गत आती है। अब हम देखेंगे कि असेंबली क्या है, असेंबली में किन किन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि राष्ट्र संघ में असेंबली में क्या हो रहा है। जो असेंबली, जिसे हम सभा के नाम से भी जानते हैं, वह राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी संस्था थी। असेंबली में प्रत्येक राष्ट्र के एक एक सदस्य शामिल होते थे और इन सभी राष्ट्रों के सदस्यों के मतों के अनुसार ही किसी भी बात पर विश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता था। राष्ट्र संघ जो था वह प्रत्येक साल 1/3 सदस्यों की उसमें 1/3 सदस्य जो होते थे उसमें शामिल होते थे। प्रति वर्ष इसकी बैठक एक बार ही होती थी और आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी इसकी बैठक को कराया जा सकता था। अगर इसमें शामिल एक भी देश अगर नकारात्मक जवाब देता है वो पर, तो वह पारित नहीं होता था। तो ये तो थी असेंबली, और जो अधिवेशन इसका होता था वह जेनेवा में होता था, एवं सभा का एक सभापति एवं एक उपसभापति होता था और इनका निर्वाचन इसी सभा के द्वारा ही किया जाता था। और जो सभा की लैंग्वेज होती थी, जिस लैंग्वेज में इसकी काम क्रिया होती थी, वह लैंग्वेज थी फ्रेंच और इंग्लिश। इन्हीं 2 भाषाओं में राष्ट्र संघ के लोग कार्य करते थे। सभा का कार्य क्या होता था? तो सभा का कार्य था 2/3 बहुमत से नए सदस्यों का चुनाव करना। 2/3 बहुमत से नए सदस्यों का चुनाव करना, क्योंकि सदस्यों को हर साल 1/3 वहां से हट रहा, तो 2/3 नए सदस्य का चुनाव किया जा रहा। काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना भी इसी के अंतर्गत आता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति करने का कार्य भी महासभा ही, असेंबली जो थी वही करती थी। इसके अलावा राष्ट्र संघ का जो काम था वह था वार्षिक बजट का निर्माण करना और काउंसिल के कार्यक्रमों की जांच करना भी राष्ट्र संघ का ही कार्य था। विश्व शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना आदि, ये सब काम असेंबली के ही होते थे। इसके सदस्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार इसे नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सभा थी असेंबली, वो कई महत्वपूर्ण कार्यों को कर रही है, जिनसे राष्ट्र संघ की एक संस्था जो है अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सफल है। इसकी जो दूसरी सभा है, दूसरा जो अंग है, वह कहलाता है परिषद, जिसे हम काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। काउंसिल जो होती थी राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी का नाम ही था काउंसिल। यह एक प्रकार की कार्यपालिका थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, स्थायी और अस्थायी। स्थायी सदस्यों में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान शुरू से ही इसके सदस्य थे। बाद में जर्मनी और रूस भी इसके स्थायी सदस्य बनाए गए और अस्थायी सदस्यों की जो संख्या थी वह भी 9 थी। इनका चुनाव 3 वर्षों के लिए
असेंबली के द्वारा ही किया जाता था। काउंसिल स्वयं ही प्रतिवर्ष सभापति और उपसभापति का चुनाव करती थी। जो काउंसिल का कार्य होता था वह था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर तत्काल ध्यान देकर इसे तुरंत ही इस पर कार्रवाई करना और उसे रोकने की हर संभव प्रयास करना। दूसरा कार्य था इसका निरस्त्रीकरण की योजनाएं बनाना, कि किस तरह से लोगों को हथियार, अधिक से अधिक हथियार बनाए ना जाए, और जो युद्ध लड़ा गया वह अब जैविक परमाणु ये सब बम बनाने की जो लोगों में होड़ थी उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा जो था इसका आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध पाबंदी लगाना और आक्रमण करने पर उस आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी करना, यह भी जो था काउंसिल का ही कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंध करना, महासचिव को इसको चुनाव करवाना, सचिवालय के अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना भी काउंसिल का ही कार्य था। विश्व शांति से संबंधित सभी विषयों पर विचार कर कोई ठोस कदम उठाना आदि ये सब काउंसिल के ही कार्य और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अब जो है राष्ट्र संघ का अगला अंग वह था सचिवालय। सचिवालय सबसे इम्पोर्टेंट है। यह राष्ट्र संघ के कार्यों की देखभाल करता था कि राष्ट्र संघ अपने कार्य का सफल संचालन किस प्रकार से कर रहा, और इसका प्रधान कार्यालय भी जेनेवा में ही था। सचिवालय का जो प्रधान होता था वह महासचिव कहलाता था, और महासचिव का जो चुनाव होता था वह काउंसिल के द्वारा किया जाता था, और इस चुनाव की स्वीकृति जो थी असेंबली, देखिए यहाँ पर असेंबली, काउंसिल और सचिवालय किस तरह से जुड़े हुए हैं। हर क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य कर, हर जो कार्य है वो सभी की देखरेख निगरानी में हो रहा है। महासचिव जो होते थे सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, और इसके अधीन सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी कार्यरत थे। कर्मचारियों का चयन लगभग 50 देशों से किया जाता था, और अंतर्राष्ट्रीय शासकीय सेवा के अंतर्गत इन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। सचिवालय में 11 विभाग थे, जिसमें आर्थिक, व्यावसायिक, यातायात, निरस्त्रीकरण, स्वास्थ्य आदि विभाग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बाद में हम देखेंगे। WHO वगैरह ये सब जो है ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इनका जो कार्य था वो था कि विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित करना, ताकि लोगों को सभी बातों की जानकारी हो सके। राष्ट्रसंघ के विचारार्थ विभिन्न समस्याओं से संबंधित सूचना प्राप्त करना, ये भी इसके अंतर्गत ही आ रहा है। असेंबली तथा काउंसिल की कार्रवाई को प्रकाशित करना, ये भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। बैठक का जो कार्यक्रम होता है उसे तैयार करना, वो भी राष्ट्र संघ के सचिवालय के अधीन ही आता है। भाषणों को प्रकाशित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संगठनों का संचालन करना भी इसी के अंतर्गत आता है। हमारा जो नेक्स्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो थी विभिन्न राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को सुलझाने का कार्य करती थी, और इसी उद्देश्य से हॉलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें 15 न्यायाधीश होते थे, जो साधारणतः 9 वर्ष के लिए ही चुने जाते थे। न्यायालय के कार्य जो होते थे वो थे फ्रेंच और इंग्लिश, यही 2 भाषा में इसके कार्य किए जाते थे। तो राष्ट्र संघ की विधान का ख्याल रखना, व्याख्या करना, ये सब इसके अंतर्गत आता था।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर विचार करना कि इस संधि से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, बराबर रूप से देखभाल करना, ये इसके अंतर्गत आता है। असेंबली तथा काउंसिल के मांगने पर किसी भी विषय से संबंधित परामर्श देना आदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्य थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा वगैरह सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो थे वो मान्य थे। हमारा आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। श्रमिकों की स्थिति जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत ही दयनीय थी, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना की गई और इसके 3 विभाग थे: साधारण श्रमिक सभा, शासन परिषद और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं संसार के श्रमिकों का सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली संगठन था। इसी के तहत मजदूरों की स्थिति में बदलाव आया और मजदूरों की दशा को सुधारने हेतु कई कदम राष्ट्र संघ के द्वारा उठाए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राष्ट्र संघ था 5 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था और हर भाग का एक महत्वपूर्ण कार्य था और हर विभाग एक दूसरे से कनेक्टेड था। वह विभाग था असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी निर्माण के फलस्वरूप पूरा विश्व लगभग कुछ समय तक शांत बैठा रहा और इस संगठन ने कई महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।